Hello guys, greetings to all. Today we are going to take chapter 2 of history न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। यानी जो मेडिएवल जो पीरियड था, इस पीरियड में कौन से नए नए जो है किंग्स और किंगडम जो है वो अराइज हुए थे। तो इसके अंदर हम लोग नॉर्थ इंडिया के कुछ किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो ट्राई पार्टी स्ट्रगल था कन्नौज के अंदर, पाल, प्रथियार और राष्ट्रकूट जो डायनेस्टीज थी उनके बीच में, जो नॉर्थ इंडिया इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके था, इकोनॉमी और सोसाइटी वो किस तरीके थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो जो पीरियड था 700 से 1200 सेंचुरी वाला, इसके अंदर बहुत सारे रीजनल किंगडम्स जो है वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों के अंदर अराइज हुए थे। ये जो किंगडम थे ये एक दूसरे के साथ में कॉन्स्टेंट वारफेयर के अंदर थे, कंट्रोल करने के लिए अपने पास के इलाकों को। आपस में जो है ये लड़ाइयों के अंदर रहते थे, जो है अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाते थे ताकि जो है अपने पास का एरिया जो है उसको कवर कर सके। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे राइज ऑफ न्यू किंगडम्स। तो इन न्यू किंगडम्स के अंदर जो वेस्टर्न इंडिया था उसके अंदर प्रथियार्स, बंगाल के अंदर पाल और राष्ट्रकूट जो है वो डेक्कन प्लेटू के अंदर काफ़ी पावरफुल थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रथियार्स के बारे में। जो प्रथियार जो है, जिनको गुजर प्रथियार भी कहा जाता है, ये एक डोमिनेटेड वेस्टर्न इंडियन और अपर गंगटिक वैली के अंदर रहते थे। जो गंगा जो है उसका जो अपर पार्ट जो था, यानी दहली वाला हिस्सा, दहली से लेके आप उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपर पार्ट है उस वाले पार्ट तक जो है प्रथियार्स का रूल होता था। ये जो है इन्होंने अपना किंगडम जो है वो मारवाड़ के अंदर इस्टेब्लिश किया था। और इनका जो सबसे प्रोमिनेंट या फिर सबसे पावरफुल जो रूलर था वो था नागभट्ट फर्स्ट, जिसका रेन टाइम यानी जिसके जो रूलिंग पीरियड था वो था 750 से 780 सेंचुरी। इसने जो है मालवा और भरूच जो इसके पास के इलाके थे उनको भी जीता था। और इसने अरब्स जो थे, यानी जो अरेबियन कंट्री के जो रूलर्स थे अरब्स, उनको भी डिफीट किया था, जो कि मालवा के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। इनका जो फिर सेकंड जो रूलर था वो था मिहिर भोज 1836 से 1900, जो कि प्रथियारों का काफ़ी पावरफुल रूलर था। और मिहिर भोज जो है उसने प्रथियार टेरिटरी जो है वो पंजाब को जीत के पंजाब से आगे तक बना ली थी। तो ये रीजनल पावर का एक मैप दे रखा है कि कौन सी जगह पे कौन से रीजनल किंगडम्स थे उस वक्त। तो आप जैसे देख सकते हो, दिल्ली के अंदर तोमर्स है, राजस्थान के अंदर चौहान है, गुर्जर प्रथियार है, सोलंकीज हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे पाल है जो वेस्ट बंगाल का एरिया है वहाँ पे। राष्ट्रकूट जो है वो डेक्कन प्लेटू वाला एरिया है। तो इस तरीके से चंदेल है, परमार है, काफ़ी सारे रूलर्स के नाम दे रखे हैं। जो मिहिर बोस था उसने पंजाब, अवध, मालवा, गुजरात इन सबको हराया था। और अपनी जो कैपिटल है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश की थी उसने, कन्नौज में। जो प्रत्यार डायनेस्टी थी ये 10th सेंचुरी के अंदर थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन, धीरे धीरे करके डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद में सेकंड डायनेस्टी जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है पाल डायनेस्टी। तो जो पाल डायनेस्टी जो है उनके अंदर जो एरिया आता है वो अभी प्रेजेंट डे का आप काउंट कर सकते हो, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का कुछ पार्ट, और उसके साथ में नेपाल। जो पाल रूलर थे उन्होंने भी वही टेरिटोरियल एक्सपेंशन, यानी अपनी जो एरिया है, क्षेत्र जो है उसको बढ़ाने की, राज्य जो है उसकी सीमा को बढ़ाने की पॉलिसी जो है फॉलो की थी। इसकी वजह से वो प्रतिहार और राष्ट्रकूट दोनों के साथ में कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट में रहते, उनकी लड़ाई होती रहती थी। जो पाल डायनेस्टी का सबसे प्रोमिनेंट रूलर था वो था देवपाल और महिपाल फर्स्ट। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे। रामपाल जो था 1082 से 1124 सेंचुरी, ये सबसे लास्ट ग्रेट रूलर था पाल डायनेस्टी का। इसके बाद में जो पाल किंगडम है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। और ये जो पाल डायनेस्टी ये बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो गई थी, टूट गई थी, जब 12th सेंचुरी में जो खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी, उसने इन्वेजन किया था, वो जब आया था। नेक्स्ट जो है हमारा वो है राष्ट्रकूट। जो राष्ट्रकूट हैं ये स्टार्ट के अंदर थे चिफ्टेंस, यानी जो राजा जो होते हैं उसके दरबार में जो सामंत होते थे। स्टार्ट में ये वो थे, ये राजा नहीं थे, ये राजाओं के वहाँ पे सामंत थे। सामंत का मतलब होता है कि राजा जो है वो कोई जो पर्टिकुलर लोगों को एक हिस्सा जो है वो दे देता है कि भाई आप इस हिस्से पे रूल कीजिए, जो भी टैक्स होगा उस टैक्स को कलेक्ट करके आप मेरे को जमा करवाइए, और मेरे लिए एक सेना जो है अपने इस पर्टिकुलर एरिया में रखिए। हमेशा जब भी ज़रूरत होगी तो आपको वो सेना लेके मेरी तरफ से लड़ना होगा। इनको जो है सामंत बोला जाता है हिंदी में। और इनकी जो पोजीशन है, इनकी जो पोजीशन एक इंडिपेंडेंट रूलर की वो स्टार्ट हुई थी डेक्कन प्लेटू के अंदर, जब दंती दुर्ग जो एक रूलर था उसने 752 से 756 के अंदर राष्ट्रकूट डायनेस्टी को फाउंड किया था। ये जो है उसी का रूल था, जबकि इन्होंने जो सबसे प्रोमिनेंस उस वक्त का डायनेस्टी थी चालुक्य डायनेस्टी, उस डायनेस्टी को हराया और हरा के जो है राष्ट्रकूट की कैपिटल इस्टेब्लिश की मालगढ़, मालखेड़ के अंदर, जो कि गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका के अंदर। ये जो है काफ़ी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे और इनकी जो मिलिट्री एबिलिटी थी वो भी काफ़ी
बढ़िया थी। जो राष्ट्रकूटा की जो आर्मी थी वो काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, वो पाल और प्रतिहार दोनों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में थे। और उसके अलावा ये पल्लवुस जो थे, पल्लव डायनेस्टी, उसके साथ में भी जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है ये भी 10th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गई थी। उसके बाद में राइज ऑफ द राजपूत। राजपूत का मतलब होता है सन ऑफ द रूलर, यानी जो है राजा का पुत्र एक तरीके से या राज करने वाले का पुत्र, राज करने वाले का पुत्र राजपूत। तो जो राजपूत है ये क्षत्रिय ओरिगन से थे, और इनको दो पार्ट, दो उसके अंदर डिवाइड करते हैं। एक होते हैं सूर्यवंशी जो अपने आप को सूर्य का वंशज कहते हैं, और दूसरे होते हैं चंद्रवंशी जो कि चंद्रमा की वंशज होते हैं, मून के डिसेंडेंट। जो राजपूत है ये नॉर्थ इंडिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, काफ़ी सिग्निफिकेंट थे, क्योंकि 9th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। जो चौहान जो है या फिर चाहमनास, ये सबसे पावरफुल क्लैन था इस वक्त। जो चाहमनास जो है ये थे प्रतिहार्स के ही वैसल, यानी प्रतिहार के ही वंशज थे। और सबसे ग्रेटेस्ट चाहमना रूलर था पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्राईपार्टी स्ट्रगल, जो कि कन्नौज के लिए हुआ था। कन्नौज जो है ये गंगा रिवर के किनारों पर बसा हुआ एक शहर था, और काफ़ी सारे जो रीजनल किंगडम है वो इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहता था। उसका रीज़न ये था कि ये उस वक्त की जो हर्षवर्धन जो थे गुप्त रूलर के, उनके वक्त से ही ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी थी, काफ़ी फ्लोरिशिंग सिटी थी, क्योंकि नदी के किनारे थी। इसकी वजह से ये जो है काफ़ी एडवांटेजेस ट्रेड रूट था। जो जितना भी ट्रेडिंग होता था रिवर के थ्रू, गंगा रिवर के थ्रू, तो वो कन्नौज के यहाँ से ही जाता था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता था कन्नौज। उसके अलावा एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छा था। तो जब हर्षवर्धन की डेथ हुई उसके बाद में कन्नौज जो है इसके ऊपर काफ़ी सारे रीजनल किंगडम जो है उन्होंने कंट्रोल करना था। जो 3 मेन किंगडम थे इसमें वो थे प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ये तीनों जिस जो है इस कन्नौज पे अपना अधिकार जमाना चाहते थे, इसलिए जो फाइट हुई उसको बोलते हैं ट्राईपार्टी स्ट्रगल। जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ कन्नौज था ये पॉलिटिकल सुप्रीमेसी थी, क्योंकि अगर आप कन्नौज पे कंट्रोल कर लेते हो तो आप नॉर्थ और जो सेंट्रल इंडिया है उसके ऊपर भी कंट्रोल कर लेते हो। साथ ही साथ में जो गंगा का जो वैली है, गैंगटिक वैली, जो कि काफ़ी फर्टाइल लैंड थी, उस पर भी आपका कंट्रोल हो जाता है। इसलिए जो ये तीनों उस वक्त के स्ट्रॉन्ग डायनेस्टीज थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये कन्नौज के ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इन नॉर्थ इंडिया। तो ये जो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो किंग होते थे इस टाइम पीरियड में, मेडिवल पीरियड में, वो सुप्रीम अथॉरिटी होते थे, और उसको जो है असिस्ट करने के लिए काउंसिल होती थी मिनिस्टर्स की, और एक कमांडर इन चीफ होता था जो कि आर्मी का मेन हेड होता था। ये लोग इस राजा को जो है असिस्ट करते थे रूल के अंदर। इस पीरियड के अंदर जो किंग जो है वो थोड़े वीक भी हुए, और बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स जिनको कि सामंत कहते हैं वो भी इमर्ज हुए इन ल्यू ऑफ सैलरी, यानी जो उनको जो है कुछ सैलरी जो है उसके ऊपर राजा जो है ज़मीन देता था, कि भाई कुछ ज़मीन उनको दान कर देता था कि भाई इस ज़मीन पे जो है आप किसानों से काम करवाइए, और टैक्स कलेक्ट करके जो शाही खजाना है उसके अंदर भी कुछ पार्ट जमा कराना होगा, और कुछ पार्ट आप अपने पास रख सकते हो। ये जो सामंत थे इनका मेन फंक्शन होता था कि राजा जो है उसको मिलिट्री फैसिलिटी असिस्टेंट प्रोवाइड करवाना जब भी युद्ध की स्थिति हो। इनमें से कुछ ने जो है अपने आप को अपॉर्चुनिटी मिलते ही इंडिपेंडेंट भी डिक्लेयर कर लिया, जिसके अंदर जो है राष्ट्रकूट जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, जो कि चालुक्य जो है उनके यहाँ पे फ्यूडिटरीज थे, यानी उनके यहाँ पे सामंत का कार्य करते थे। तो जो मिनिस्टर्स काउंसिल होती थी जो कि राजा को जो है असिस्ट करती थी, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे संधि विग्रहिका जिसको फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं, भंडाग्रहिका जो कि गवर्नमेंट स्टोर का ऑफिसर होता था, यानी शाही जो कोष था उसको देखता था, कोटपाल जो कि इंस्पेक्टर था फोर्ट्स का, यानी जो किले हैं उनकी देखभाल करता था और साथ में ध्यान रखता था उनका, अक्ष पटेलिका जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर था, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी, और राजपुरोहित जो कि शाही पुजारी होता था। क्योंकि ये किंगडम काफ़ी वास्ट जगह में फैले हुए थे, तो इस वजह से इनको जो है छोटे छोटे प्रोविंस में डिवाइड करते थे ताकि रूलिंग जो है वो आसानी से हो सके। उसके लिए जो किंगडम है उसको डिवाइड करते थे भुक्तीस में, जिसको बोलते हैं प्रोविंस, राज्य। उसके बाद में जो ये भुक्तीस है ये डिवाइड होते थे विश्व में, और एक गवर्नर जो है उसको असाइन किया जाता था इन भुक्तीस को ध्यान करने के लिए, और विश्व जो है वो विश्वपति के द्वारा देखे जाते थे। जो विलेज है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मानी जाती थी किंगडम की, जिसका हेड होता था ग्रामपति या फिर विलेज हेडमैन। जो विलेज उनकी अपनी खुद की एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होती थी, जिसको कि ग्रामपति जो है वो खुद देखता था, और उसके साथ में कुछ असिस्टेंट होते थे उसके। नेक्स्ट चीज़ है सोसाइटी। जो सोसाइटी थी इस मेडिएवल पीरियड में वो कास्ट बेस्ड थी, कास्ट सिस्टम के ऊपर बेस्ड थी। जो क्षत्रिय और ब्राह्मण जो है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होते थे। क्षत्रिय जो है वो वारियर क्लास होती थी, और ब्राह्मण जो है वो ड्यूटीज़ और प्रिस्ट दोनों का काम करते थे राजा के लिए। जो वैश्य हैं वो ट्रेडर्स और मर्चेंट थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में। और जो शूद्र जो हैं वो मैनुअल जॉब करते थे और ज़्यादा राइट्स नहीं होते थे उनके पास में।
जो एक फॉरेन ट्रेवलर था अल ब्रूनी, उसने अपनी जो बुक थी तहकीक हिंद, उसके अंदर इस कास्ट सिस्टम के अंदर लिखा था, और उसने लिखा था कि उस वक्त में जो एक नया ग्रुप भी इमर्ज हुआ था जिसको कायस्थ वर्ग बोलते थे। इस वर्ग का मेन काम होता था कि लेखा जोखा जो होता था राजा का, उसका ध्यान रखना। ये बुक कीपर्स होते थे। और जो वुमेन है उनका इस टाइम पीरियड के अंदर पोजीशन थोड़ा डिक्लाइन हो गया था, सती और चाइल्ड मैरिज जो है वो प्रैक्टिस की जा रही थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमी। तो ये जो पीरियड था इसके अंदर मेन ऑक्यूपेशन जो है दो होते थे, एक था एग्रीकल्चर और दूसरा था ट्रेड। जो रीजनल किंगडम थे, उनके जो ट्रेड कॉन्टेक्ट जो है वो साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, मेडिटेरियन, वेस्टर्न वर्ल्ड, काफ़ी जगह पे थे, काफ़ी दूसरी कंट्रीज़ में भी वो है जो ट्रेड करते थे। जो मेन आइटम जो था ट्रेड में वो था स्पाइसिस, प्रीशियस स्टोन्स और टेक्सटाइल। जो हॉर्सेज हैं वो बाहर से जो है इंपोर्ट किए जाते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जो क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट चीज़ थी, तो इस वजह से ट्रेड गिल्ड्स यानी जो व्यापारी जो है उनके संघ बने हुए थे जिनको शीरिन्स बोलते हैं, जो कि ट्रेड जो है उसको इजीली स्मूथली चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बनाए जाते थे। जो श्रेष्ठीन या फिर मेंबर होते थे ट्रेड गिल्ड के, उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती थी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे टर्किश इन्वेजन, जो कि पार्ट 2 के अंदर हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही।